सोचो एक पर्सन घर का इकलौता अर्निंग मेंबर है और रोड एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है। उसके आगे की लाइफ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसके परिवार पर क्या बीतने वाली है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल की रहने वाली स्वतंत्रा, जो कि बिहार के गया जिले में किसी काम से जा रही थी, लगभग रात के 12:30 बजे एक कार उनका पीछा करती है और उसके अंदर कुछ लड़के होते हैं जो उन्हें छेड़ रहे होते हैं। वो उन लोगों से अपने आप को बचाने के लिए कार को तेज चलाने लग जाती है, जिस कारण कार का बैलेंस बिगड़ता है और कार पलट जाती है और उनकी मौके पर ही हो जाती है। ऐसे ही दिल्ली के रहने वाली एक युवती जो कार के नीचे आ जाती है और उसके बाद उसे कई किलोमीटर तक घसीटा जाता है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ऐसा बताया जाता है कि वो घर की इकलौती अर्निंग मेंबर थी, जिसके ऊपर लगभग 6 लोग डिपेंड थे। उसके पिता की मृत्यु के बाद सारा भार उस युवती पर आ गया था। ठीक इसी तरह अलवर में भारतीय सेना के जवान ईश्वर प्रसाद की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, और वो भी घर के एक इकलौते अर्निंग मेंबर थे। ऐसे ही न जाने कितने लोग डेली रोड हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में लगभग 274 लोग डेली रोड हादसे में अपनी जान गंवाते हैं, यानी कि 1 घंटे में लगभग 11 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौत में 60% वो हिस्सा है जो सिर्फ हाईवे पर होता है, और ये हाईवेज इंडिया के टोटल रोड लेंथ का मात्र 5% है। रोड एक्सीडेंट से हुई मौत के कारण इंडिया लगभग 3.14% अपनी टोटल जीडीपी का लॉस करता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौत में 75% मौत सिर्फ ओवर स्पीडिंग के कारण होती है। हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि दूसरे देशों से हम क्या सीख सकते हैं, जिससे कि अपने रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों को कम किया जा सके, क्योंकि भारत पूरे विश्व में रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों पर सबसे पहले नंबर पे आता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया पूरे विश्व का सिर्फ 1% व्हीकल ऑन करता है और रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौत में उसका योगदान 11% है। WHO की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में 13 में से 1 पर्सन जिसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है वो भारत से था। यानी कि हम मान के चलते हैं वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं, जिसमें से 195 डेथ होती है जिसका कारण रोड एक्सीडेंट होता है, तो उसमें से 15 लोग तो सिर्फ भारत से निकलेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि रोड सेफ्टी के नाम पर इंडिया में क्या मजाक चल रहा है, और हम ये भी समझेंगे कि कैसे गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पर पब्लिक का सिर्फ काट रही है, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि रोड एक्सीडेंट में करप्शन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। क्या हम इसका सारा दोष गवर्नमेंट को दे सकते हैं, या फिर कुछ हमारी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है इन रोड हादसे को कम करने में। चलो डिटेल में समझते हैं। रोड एक्सीडेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है गवर्नमेंट का अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करना। अगर आपको याद होगा कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने एक बात बोली थी, जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। अब इस बात को ऐसे बुला दिया गया है जैसे कि वो एक AI जनरेटेड वीडियो थी। ना कोई इस बारे में सवाल पूछता है, ना कोई ये पूछ रहा है कि प्रोग्रेस कितना हुआ, क्या हम उसके 100% अचीव कर पाए, या फिर 50 या फिर 0। और साथ ही साथ मैं आपको ये चीज भी बता देता हूँ कि टोटल रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों में से लगभग 14% इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से होती है। यानी कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया तो हम कई सारी मौतों को होने से रोक सकते हैं। और गडकरी जी ने एक और बात कही थी, सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं। सर सपने तो आपने भी दिखाए थे 2024 से पहले के, और आपने उसी बयान में ये भी कहा था कि अगर जनता के सपने पूरे नहीं होते हैं तो वो आपकी पिटाई भी कर सकती है। पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकते हैं। मैं पर्सनली गडकरी जी को एक बहुत अच्छा और एक ईमानदार मिनिस्टर मानता था। जब ये स्टार्टिंग में रोड मिनिस्टर बने थे तो कई सारे हाईवेज का निर्माण किया गया और ऐसा लग रहा था कि एक रेवोल्यूशन आने वाला है, पर धीरे धीरे ये सपने सपने बनकर रह गए। गडकरी जी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके ऑफिस में एक तस्वीर लगी है जिस पर जॉन एफ कैनेडी का एक फेमस कोट लिखा है। मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ। मेरे ऑफिस में एक
अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का स्लोगन लिखा हुआ है। उनने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। संपन्नता, समृद्धता, रोजगार, ग्रोथ रेट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से आएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं आएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, दोनों नहीं आएगा तो रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार निर्माण नहीं होगा तो देश की इकोनॉमी भी नहीं बदलेगी और गरीबी भी दूर नहीं होगी। ये बात पता होने के बाद भी कि हम तब तक एक रिच कंट्री नहीं बन सकते हैं जब तक कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। तो गडकरी जी, हम भी अपनी कंट्री को एक रिच कंट्री देखना चाहते हैं, और वो रिच कंट्री तभी बनेगी जब हमारे रोड्स अच्छे होंगे। अब आपको मैं एक डेटा दिखाता हूँ जिससे कि ये साफ क्लियर हो जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना सारा फंड आता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टोटल टोल कलेक्शन 61,000 करोड़ का हुआ है, और अगर कैलेंडर ईयर 2025 की बात करें तो जनवरी से लेके सितंबर तक 49,193 करोड़ का टोल कलेक्ट हुआ है, जो कि कंपैरेटिवली लास्ट ईयर 16% की ग्रोथ में है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में टोटल बजट में से 11,21,000 करोड़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत मैसिव अमाउंट एलोकेट होता है, पर उसमें से ग्राउंड पर कितना परसेंट पहुंचता है ये आपको भी पता है। गडकरी जी ने उत्तराखंड के लोगों को एक नया सपना दिखाया है, वो है हवा में चलने वाली डबल डेकर बस। मैं हवा में चलने वाली डबल डेकर बस देहरादून में शुरू करना चाहता हूँ, और ये सपना दिखाना भी जरूरी है क्योंकि इस सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी रिसर्च और मेहनत पसंद आ रही है, और अगर आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में ऐसे ही रिसर्च बेस्ड टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों का अगला कारण है करप्शन। रोड एक्सीडेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है, किसी नेता के द्वारा किए गए झूठे वादे से भी बड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साल बजट का 11,21,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना है। उस रोड को बनाने के लिए टेंडर लेने से उस रोड को बनने तक हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना कमीशन काटता जाएगा, और लास्ट में जब रोड बनने की बारी आएगी तो बजट ही कम पड़ जाएगा। फिर उसके बाद यूज किया जाएगा एक चीप और सस्ता मटेरियल, जिससे कि रोड 4 या 5 महीने तक सरवाइव करेंगी, और उसके बाद ऐसा फील होगा कि यहाँ पे कोई रोड ही नहीं थी। इंडिया में हर साल सेम सीजन आते हैं, और उनमें से बारिश भी एक सीजन है। ये सब जानने के बाद भी हर साल पता नहीं कितने इलाकों में बाढ़ आती है, रोड चौक कर जाते हैं, और उसी रोड के अंदर पता नहीं हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? मुझे इस बात पर अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक मोस्ट फेमस कोट याद आता है, डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। कैसे बिहार के गोपालगंज में इनॉग्रेशन से पहले ब्रिज ध्वस्त हो जाता है, जिसकी टोटल कॉस्ट 263 करोड़ बताई गई है। गुजरात में 127 करोड़ की लागत से बना हुआ ब्रिज इनॉग्रेशन के सिर्फ 2 दिन बाद ढह जाता है। आपको गुजरात का मोरबी ब्रिज कोलैप्स तो याद होगा, जिसमें लगभग 134 लोगों की डेथ हो गई थी। यूपी के प्रतापगढ़ में 18 किलोमीटर रोड मात्र 72 घंटे में मेल्ट हो जाती है। आपको बेंगलोर का रोड स्कैम तो याद होगा, जिसमें एक ही रोड की 3-3 बार बिलिंग की जाती है। उसके पोर्ट होल्स रिपेयर करने के नाम पर डुप्लीकेट बिलिंग की जाती है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हो तो आपको हजारों ऐसे ही केस देखने को मिल जाएंगे जो कि सिर्फ एक करप्शन का शिकार थे। जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होता तब तक डेवलपमेंट एक इम्पॉसिबल चीज है। जनता को सिर्फ सपने बेचने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पर वो चीज दिखनी भी चाहिए। मान लो आपकी एज है 20 से 22 साल और आपको ना तो बाइक चलाना आती है और ना ही कार, और आप चाहते हो कि आपका लाइसेंस बन जाए, तो आपको सिर्फ चंद पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपका लाइसेंस आपके घर बैठे बैठे आ जाएगा। मैं भी पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ पैसे देकर लाइसेंस बनवा चुके हैं। ये सिर्फ इस डिपार्टमेंट का नहीं बल्कि हर एक डिपार्टमेंट का यही हाल है। अगर आप रोड पर चल रहे हो और आपके पास में गाड़ी के कागज नहीं है तो सिर्फ 500 का नोट आपके गाड़ी के कागज बनवा सकता है। घूस देने को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि अगर किसी को कहते भी है कि हेलमेट पहन जा नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी, तो उसका यही जवाब होता है, अबे 100 रुपये फेंक के मारूंगा, अपने आप छोड़ देगी। अगर कोई बंदा रूल को तोड़ने के बाद में इतना फ्रीली बोल सकता है तो इसका मतलब करप्शन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। रोड एक्सीडेंट में सबसे आखिरी और सबसे बड़ा कारण है
खुद जनता। ऑलमोस्ट 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि रोड पे चलने का सही रूल क्या है। किसी को मुड़ना लेफ्ट में होता है और इंडिकेटर राइट का देके मुड़ जाता है। किसी को अगर ओवरटेक करना होता है तो बिना नियम को फॉलो करे ओवरटेक कर लिया जाता है, फिर चाहे पीछे आ रही गाड़ियों का नुकसान हो जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए। सब अपनी मर्जी से गाड़ी चला रहे हैं, जिसका जब मन करता है वहां से निकल जाता है। और सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं ये बाइक वाले। इनको पता नहीं किस बात की जल्दी होती है कि अपनी बाइक को सांप की तरह नचाते हुए निकल जाते हैं, बिना ये सोचे कि अगर ये किसी की गाड़ी से टकरा जाते हैं तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अगर आप कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज को देखते हो तो वहां पे सब कुछ कितना डिसिप्लिन दिखाई देता है। लोग रेड लाइट पर रुके हुए हैं, जो पैदल चलने वाले यात्री हैं वो आराम से निकल रहे हैं, क्योंकि वहां पर सब कुछ पैसे देकर नहीं होता। उनको लाइसेंस बनवाने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है, सारे रूल्स जानने पड़ते हैं, उसके बाद ही उनको लाइसेंस मिलता है। और जब आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हो तो आपको एक हार्ड और डिफिकल्ट सिनेरियो से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। पर इंडिया में अगर आपके पास में दलाल को देने के लिए पैसे हैं तो आपका सारा काम घर बैठे बैठे होता है। आपको ना तो कहीं आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत है और ना ही कोई टेस्ट ड्राइव। अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदते हो और ये सोच रहे हो कि चलो इसका आनंद लिया जाए, यानी कि एक राइड का आनंद लिया जाए, तो वो इंडिया में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप जैसे ही रोड पर उतरते हो तो आपका एक सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कौन कहां से आकर आपको मार के चला जाए या फिर किसी और की गलती से आपका ही नुकसान हो जाए। अगर आपने गौर किया हो तो जब रेड सिग्नल होता है तो उसके आगे एक जेब्रा क्रॉसिंग होती है, उससे पहले हमें गाड़ी रोकनी होती है। पर आपको देखने को मिलेगा कि वो इतने आगे जाकर खड़े हो जाते हैं जैसे कि किसी रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो, और सबसे पहले पहुंचने का उनको टारगेट दिया गया है। और अगर आपने देखा कि रेड लाइट पर कोई जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ा है तो इसका मतलब ऊपर वाला सब दिख रहा है, यानी कि ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। इंडिया में पैदल चलने वालों की तो रोड पर कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी आकर उड़ाकर चले जाता है, कोई भी हॉर्न मार के निकल जाता है, कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल के चले जाता है। अबे साइड होके चलना, मरना है क्या? अबे मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली है क्या? और ये कहीं ना कहीं हमारे पुअर सिविक सेंस को दिखाता है। सरकार अगर करप्शन करने के बाद भी थोड़ा बहुत काम कर दे तो ये 2-4 मंदबुद्धि लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ही चोरी कर लेते हैं। कोई ब्रिज के नट बोल्ट खोल के ले जाता है, कोई ब्रिज की रेलिंग तोड़ के ले जाता है, तो कोई सड़कों पर लगी लाइटों को चुरा के ले जाता है, और कहीं कहीं तो पूरी रोड ही चोरी हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये सब देख के ऐसा फील होता है कि हम डिजर्व ही यही करते हैं। सिविक सेंस के नाम पर हम सबसे आखिरी में खड़े दिखाई देते हैं। भाई सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, हमारी भी है, बल्कि 90% जिम्मेदारी तो हम लोगों की है। क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया एक ओवर क्राउडेड कंट्री है। यहाँ पर लाखों लोगों को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक पुलिस वाला होता है। रोड हमें यूज करनी है, गवर्नमेंट को नहीं। गवर्नमेंट तो अपना सफर हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से करती रहेगी, मगर 99% तो हमें ही यूज करनी है। हम ये बात कब समझेंगे कि हमारे ही टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जाता है और उसके बाद उसी पैसे से रोड बनाई जाती है या फिर और भी काम किए जाते हैं। फिर हम वही पैसा एक मलबे के रूप में हमारे घर में वापस ले आते हैं, और उसके बाद 4 लोग इकट्ठे होते हैं और मिलकर गवर्नमेंट को गाली देते हैं। मेरा सरकारी विभाग से एक निवेदन है कि अगर रोड सेफ्टी को लेकर कुछ अग्रेसिव कैंपेन चलाए जाएं और लोगों को रूल्स के बारे में बताया जाए, लोगों को ये समझाया जाए कि जब रोड पर चलते हैं तो किस साइन का क्या मतलब होता है, तो ये काफी हेल्प करेगा रोड एक्सीडेंट को कम करने में। काफी लोग तो ऐसे हैं जो रूल फॉलो तो करना चाहते हैं मगर उनको यही नहीं पता कि रूल क्या है, तो उस कारण वो भेड़ चाल में आगे चले जाते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 75% रोड एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग के कारण होते हैं, लगभग 2% ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से होते हैं, और 5% रॉन्ग साइड व्हीकल चलाने से होते हैं, 0.5% रेड लाइट जंप करने के कारण होते हैं, और लगभग 1.5% एक्सीडेंट व्हीकल चलाते समय मोबाइल यूज करने से होते हैं, और 14 से 15% एक्सीडेंट अदर कारणों की वजह से होते हैं। अब हम समझते हैं कि हम अदर कंट्री से ऐसा क्या सीख सकते हैं जो हमारे रोड एक्सीडेंट को बहुत हद तक कम कर सकता है। सबसे पहली चीज है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। आपने फॉरेन कंट्री में देखा होगा कि रूल इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, फाइन इतने ज़्यादा होते हैं कि आप रूल को ब्रेक करने की सोच भी नहीं सकते। और दूसरी चीज़ जो हमें सीखने की ज़रूरत है वो है पब्लिक अवेयरनेस। वहाँ पर स्कूल लेवल पे बच्चों को रोड सेफ्टी रूल पढ़ाए जाते हैं, और हमारी कंट्री में किसी 50 साल के रैंडम पर्सन को उठा लो और उससे ये पूछो कि रोड सेफ्टी रूल के बारे में क्या जानते हो,
तो शायद वो ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। उन्हें कभी ये ना चीज़ पढ़ाई गई है ना बताई गई है। जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हो, और वो भी वैसे भी फर्जी बन जाते हैं, और आप जाते भी हो तो आपको कुछ देर के लिए रट्टा मारना पड़ता है ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो इतने आ जाएं कि आप क्वालिफाई कर पाओ, और उसके बाद इन रूल से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। और अगली चीज़ जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो है AI की हेल्प से डिजिटली फाइन लगाना। हर रेड लाइट पर एक CCTV कैमरा होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई रूल ब्रेक करता है तो उसका डिजिटली फाइन किया जा सके। और इस केस में आपसे ये भी कोई नहीं बोलेगा कि ये लोग किसी से बात कर लो, और करप्शन भी बहुत हद तक खत्म हो जाए। और अगली चीज जो हम सीख सकते हैं वो है लाइसेंस टेस्टिंग। यानी कि आपने देखा होगा कि अदर कंट्री में जब आपको लाइसेंस बनवाना है तो आपको हर एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। जो भी डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। और लास्ट में सबसे डिफिकल्ट होती है टेस्ट ड्राइव। आपका एक मॉक टेस्ट होता है जिसमें आपको सारे रूल पता होने चाहिए, उसके बाद ही आपको लाइसेंस दिया जाता है। और अगर आपने कोई बड़ा ऑफेंस कर दिया है तो आपका लाइसेंस रद्द भी कर दिया जाता है। और यहाँ आप सिर्फ एक 500 का नोट दो, आपका लाइसेंस भी नहीं जब्त होगा और न ही आपको रोका जाएगा। और अगली चीज जो हम सीख सकते हैं वो है पैदल यात्रियों को प्रायोरिटी देना। इंडिया में पैदल चलने वालों की कोई वैल्यू नहीं करता है। आपने यूरोपियन कंट्री में देखा होगा, जैसे ही कोई पैदल यात्री रोड पर आता है तो सारे के सारे व्हीकल रुक जाते हैं। पहले पैदल यात्रियों को प्रायोरिटी दी जाती है। और लास्ट में जाते जाते मैं आपसे यही चीज बोलूंगा कि कंफर्ट छोड़ो और सेफ्टी पकड़ो, क्योंकि लाइफ का कोई डुप्लीकेट वर्जन नहीं होता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।